नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संज्ञान कोचिंग क्लासेस में। संज्ञान कोचिंग क्लासेस द्वारा रीट के विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज़ का हमने आयोजन किया है और उसी टेस्ट सीरीज़ का आज टेस्ट नंबर 3 था और उसी टेस्ट के अंदर लेवल 1 में जो मैथ के क्वेश्चंस थे उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे लेवल 1 मैथ का क्वेश्चन नंबर 121। सवाल ये है कि एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का माध्य भार 60 किलोग्राम है, लड़कों का माध्य भार 70 किलोग्राम है, लड़कियों का माध्य भार 55 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। ये औसत का सवाल है। औसत के अंदर भी एक टाइप आता है जिसके अंदर मिश्रण का नियम लगता है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यानी औसत के अंदर हम एक टाइप पढ़ते हैं जहाँ पे मिश्रण का नियम लगता है और वो कैसे लगता है हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियां, हमें लड़कों का माध्य भार दिया हुआ है 70 किलोग्राम, लड़कियों का माध्य भार दिया हुआ है 55 किलोग्राम और दोनों को मिलाकर कुल छात्रों का 150 विद्यार्थियों का कुल छात्रों का माध्य भार दिया हुआ है 60 किलोग्राम। तो मिश्रण का जो नियम है उन सवालों में लगता है जहाँ पे दो चीज़ों को मिलाने की बात हो। यानी हमें लड़कों का माध्य भार दिया था, लड़कियों का माध्य भार दिया था, इन दोनों को मिलाकर कुल छात्रों का माध्य भार कितना दिया हुआ है 60। तो मिश्रण का नियम ये कहता है कि हम क्रॉस डिफरेंस ज्ञात करते हैं। हमने 70 में से 60 को घटाया तो हमें मिलेगा 10। 55 और 60 का जो अंतर है यानी 60 में से 55 हमने घटाया, कितना मिला 5। 5 से दोनों संख्याएं कट रही है, 1:2। जब आप मिश्रण का नियम लगा रहे हो औसत भार में, ये माध्य भार, तो आपको अनुपात किसका मिलेगा? आपको अनुपात मिलेगा छात्रों की संख्या का, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्याओं में अनुपात कितना है 1:2। तो अनुपात के अंदर कुल विद्यार्थी कितने हैं 2 + 1 3, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू सवाल में क्या दिया हुआ है 150। अब हमसे पूछा किसका मान था? हमसे पूछा था लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या ने लड़कों का अनुपात कितना है 1 यूनिट। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, 150/3 भाग दे दिया, आंसर कितना आया 50। यानी लड़के कितने हैं 50। लड़कियां पूछता तो हम 2 यूनिट का मान निकाल लेते, तो 2 यूनिट का मान हो जाता 100। तो लड़के 50, लड़कियां 100। ये आपका सवाल नंबर 121 था। तो इसका पहला ऑप्शन आंसर होगा, पहला ऑप्शन है 50, वो आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 122। 122 सवाल में लिखा था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। और पहला ऑप्शन हमें दिया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो ये गलत बात होगी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, अभाज्य संख्या चालू होती है 2 से। 2 3 5 7 11 13, ये अभाज्य संख्याओं की श्रेणी होती है। तो अभाज्य संख्याओं से संबंधित सवाल जो है रीट में अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। तो अभाज्य संख्याएं ये श्रेणी होती है 2 3 5 7 11 13। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी कि इन जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इनमें एक ही सम संख्या है 2, बाकी सारी की सारी कैसी है विषम। ठीक है। सेकंड ऑप्शन था एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग चला जाए, स्वयं का और एक का भाग सम में जाता है, उसके अलावा किसी और का भाग जाए तो वो भाज्य संख्या, और स्वयं या एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए तो वो अभाज्य संख्या। तो हमने ये ऑप्शन बी ये कह रहा है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। एक उदाहरण ले लिए अगर हम 15, तो 15 भाज्य संख्या है क्योंकि 3 5 दोनों का भाग जा रहा है, लेकिन ये कैसी संख्या है विषम। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, गलत बात है क्योंकि 2 सम अभाज्य संख्या होती है, तो ये कथन गलत हुआ। चौथा, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, यानी अगर हम 2 अभाज्य संख्या को जोड़ें तो रिजल्ट भी हमें क्या मिलना चाहिए अभाज्य संख्या। तो लेके देख लो, दोनों अभाज्य संख्या ली मैंने 3 और 5, मैंने जोड़ के देखा क्या रिजल्ट अभाज्य संख्या है? नहीं, रिजल्ट भाज्य संख्या आ भी सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन
ये कथन बिल्कुल सही है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 123। चलिए सवाल नंबर 123। 2153 की घात है 167, 167। ये कह रहा है कि इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इकाई अंक का कंसेप्ट क्या है? इकाई अंक का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट जब हम निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए 3 नियम हैं जिनका ध्यान अपने को रखना पड़ता है। और वो 3 नियम क्या है? देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो 0, 1, 5, 6 हो, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या की घात चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक समान रहता है। यानी उसकी घात कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। जैसे कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 है, अगर उसकी घात कुछ भी हो तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0। अगर इसका इकाई अंक 1 है, घात कुछ भी हो तो भी इसका इकाई अंक क्या रहेगा? समान रहेगा, यानी 1 ही रहेगा। 5 है तो इकाई अंक 5 ही रहेगा, और 6 है तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो ये 4 अंक ऐसे हैं 0, 1, 5, 6 जिनमें यूनिट डिजिट क्या होती है? सेम ही रहती है। ठीक है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 ये कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 या फिर 9 हो, 4 या फिर 9 हो, तो उसका यूनिट डिजिट का क्या कंसेप्ट है? एक टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर इकाई अंक 4 है और 9 है, अगर इनकी घात सम हो या फिर इनकी घात क्या हो? विषम हो। अगर इनकी घात विषम होगी, 4 की घात अगर कोई विषम संख्या होगी तो इकाई अंक 4 ही रहेगा, 9 की घात विषम संख्या होगी तो इकाई अंक 9 ही रहेगा। सम के अंदर क्या होता है कि 4 में क्या जोड़े कि 10 मिले 6, 9 में क्या जोड़े कि 10 मिले तो 1, ये कंसेप्ट होता है। यानी कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसकी घात अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक समान रहेगा 4, और अगर घात सम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा? 6। 9 में क्या होता है कि अगर 9 किसी संख्या का इकाई अंक है, उसकी घात अगर सम संख्या है तो इकाई अंक 1 होगा, और उसकी घात अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक समान ही रहेगा, 9 रहेगा। ठीक है। उसके बाद अंक बचे हमारे पास 2, 3, 7, 8। इनका नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई है तो उसकी घात में 4 का भाग लगा के हम देखेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसको पावर लगा के हम सोल्व करके देखेंगे कि यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, इकाई अंक हमें क्या मिलेगा। तो आपका जो सवाल था वो इसी प्रकार का था, जहाँ पे नियम नंबर 3 अप्लाई हो रहा था। 2, 3, 7, 8 हो तो हमने देखा कि इसका इकाई अंक कितना है हमारा? 3। कितना है? 3। तो इकाई अंक अगर 3 है तो नियम ये कहता है कि आप घात में 4 का भाग लगा के देखोगे। लेकिन हम जानते हैं कि 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं, संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो हमें पीछे क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, इस घात में हमें 4 का भाग देना है तो मैं अंतिम 2 अंक में 4 का भाग लगा के देखूंगा। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारी संख्या का इकाई अंक कितना है? 3 है। 3 का नियम क्या कहता है कि घात में 4 का भाग लगा के देखो, जो शेष बचेगा उसको पावर में लगा दो। हम ये कह रहे हैं कि 167 के अंदर हमें 4 का भाग लगा के देखना है, लेकिन हम 167 में भाग नहीं देंगे, हम किस में भाग देंगे? अंतिम के 2 अंक में भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 4 की भाजकता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो 4 का भाग हम लगा के देख लेते हैं। 4 एकम 4 बच गए, फिर कितना रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा? 3। तो ये जो शेष बचा ये हम घात लगा देंगे इसकी, और हमें इकाई अंक से मतलब है, पीछे क्या संख्या उससे कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक कितना है? 3। अब इस 3 की घात क्या लगानी है? जो आपका शेष बचा
कौन सा शेष बचा? घात में 4 का भाग लगाने पे जो शेष बचा उसकी हम घात लगा देंगे। 3 की घात 3 हमने लगा के देखा, क्या मिला हमारे को? 27। 27 में इकाई अंक कितना है? 7। तो आपके सवाल का आंसर क्या हुआ? इकाई अंक 7। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई आ जाए तो आप क्या करोगे? आप घात में 4 का भाग लगा के देखोगे, जो शेष बचेगा उसको इकाई अंक की घात बना के देखोगे, इकाई अंक क्या मिल रहा है वही इकाई अंक इस संख्या का मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 7, यानी कि बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 124। देखिए 124 क्या कह रहा है? 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं क्या है? तो आपके सामने 4 संख्या लिखी हुई थी, 5240, 5220, 97,128 और 97,124। आपसे बोला गया था कि इन चारों में से कौन सी संख्या है जिसमें 8 का भाग जाता है। तो 8 का भाजकता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो अंतिम 3 अंक में आपको भाग लगा के देखना था कि 8 का भाग जा रहा या नहीं जा रहा है। तो पहली संख्या 5240, इसमें आप अंतिम के 3 अंक लोगे 240 और इसमें 8 का भाग पूरा जाता है, 8 तेरी 24, 30 बार जा रहा है। दूसरी संख्या हमें दी थी 5220, अंतिम के 3 अंक क्या थे? 220, इसमें 8 का भाग नहीं जाता है। तीसरी संख्या थी 97,128, 128 में हम देखेंगे 8 का भाग बिल्कुल जा रहा है, 8 एकम 8 बचे 4, 8 छंग 48। और चौथी संख्या जो थी उसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, 124 अंतिम के 3 अंकों में। तो ये संख्या 8 से विभाजित है, ये संख्या 8 से विभाजित है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 व 3 दोनों विभाजित है 8 से। तो सी ऑप्शन आंसर आएगा 124 में। चलिए साहब आगे देखें। सवाल नंबर 125 क्या कह रहा है? 125 में लिखा है कि रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं? 1 ग्राम बराबर खाली जगह आपको दी थी और आपसे बोला था कि कितने किलोग्राम के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है? हमें ये बात पता है क्या कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 का इधर भाग दे देंगे तो 1/1000 किलोग्राम और बराबर 1 ग्राम। तो 1 कितना? 1000। 1/1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? नीचे 0 कितने हैं? 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 3। मैं इसको 10 की घात 3 लिख सकता हूँ। और घातांक का नियम अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि घात जब ऊपर चली जाती है तो चिन्ह बदल जाता है, घात का नेगेटिव हो जाती है। तो आपके 2 आंसर राइट थे, 1/1000 किलोग्राम पहला और 10 की घात -3 किलोग्राम दूसरा। फिर उसके बाद तीसरी जो अपने को दिया था ऑप्शन, वहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करवाया गया था इसको। तो अगर इस चीज़ को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो नीचे 3 0 हैं, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। 1 अंक हमारे पास है, 3 हमें चाहिए, तो 2 0 मैंने मन से लगा दिए, 3 अंक हो गए। तो इसका डेसिमल में रूपांतरण ये होगा 0.001, जबकि तीसरे ऑप्शन के अंदर 1 0 ज़्यादा है और फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो सवाल नंबर 125 का जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, बी वाला, कि 1 और 2 ये सही है। 1 जिसमें लिखा था 1/1000 और दूसरा जिसमें लिखा था 10 की घात -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 126। 126 में कह रहा है कि 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो गुणनखंड के कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो किसी भी संख्या के जो कुल गुणनखंड की संख्या है,
कि कुल कितने गुणनखंड होंगे वो ज्ञात करने का तरीका होता है कि जो पावर है, घात है, उसमें हम +1 कर देते हैं, p + 1 q + 1 r + 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो संख्या हमें क्या दी हुई थी? 120। तो 120 के हम पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे इस तरीके से। 6, फिर 2 का दिया मैंने 30, फिर 2 का दिया मैंने 15, फिर 3 का दिया 5 और फिर 5 का दिया 1। 2 कितनी बार आया साहब? 3 बार। तो 120 को मैं क्या लिख पाऊँगा? मैं 120 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। क्लियर है? चलिए, पावर क्या क्या है? 3, 1 और 1। तो 120 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो साहब पावर 3 है +1 कर दीजिए, पावर 1 है +1 कर दो, पावर 1 है +1 कर दो, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 4 दूनी 8 दूनी कितने? 16। तो कितने गुणनखंड होंगे साहब इसके? 16। तो आपका आंसर कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन 16। क्लियर? चलिए, सवाल नंबर 127 साधारण ब्याज का सवाल था और बहुत आसान सवाल दिया था। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक में 0.5% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी में 104 रुपये की कमी हो जाती है, तो उसको कितनी पूंजी उसने उधार ली? मुझे आप ये बताओ कि उसके आमदनी में जो कमी हुई है वो क्यों हुई है? क्योंकि दर 0.5% कम हो गई, तो आमदनी कितनी कम हो गई साहब? 104 कम हो गई। यानी कि 0.5% का जो ब्याज है वो कितना है? 104। उसकी आमदनी में कमी आई है 104 की। क्यों? क्योंकि दर कम हो गई। कितनी कम हो गई? 0.5% कम हो गई। यानी इस 0.5% का जो मान है, जो ब्याज है, वो ही कितना है? 104। तो मैं ब्याज निकाल लूँगा। सूत्र हमें पता है PRT/100। P इंटू दर कितनी है? 0.5। समय कुछ भी नहीं दिया तो क्या मानेंगे? 1 साल और /100 बराबर ये ब्याज आना चाहिए। यानी कि इस 0.5% का जो ब्याज है वो हमें 104 मिलना चाहिए। तो मैंने सूत्र लगाया PRT/100 बराबर ब्याज। सोल्व करूँगा मैं इसको, डेसिमल गया तो नीचे एक 0 बढ़ेगा, 5 से काटा 2 बार, 200 को जब मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 20,800। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा 20,800। सवाल नंबर 127 ऑप्शन ए 20,800। ओके, सवाल नंबर 128 लाभ हानि का सवाल है और फिक्स पैटर्न है। इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। हर टॉपिक के अंदर कुछ एक टाइप ऐसे हैं जो हर बार हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। पिछली बार रीट लेवल 1 के अंदर जो सवाल पूछा गया था वो सवाल न जाने कितनी बार कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड में HM भर्ती के अंदर, सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर और पटवारी के अंदर, LDC में कई जगह रिपीट हुआ है। तो कुछ फिक्स सवाल हैं वो कई बार रिपीट होते हैं। ऐसा ही आपका सवाल नंबर 128 है। क्या है साहब कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ % क्या होगा? इस सवालों को हम डील करते हैं इस तरीके से कि हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये। अब साहब वो कितनी पेंसिल बेच रहा है? 100 पेंसिल। तो 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक का 1 रुपये, तो 100 का कितना हुआ? 100 रुपये। 100 पेंसिल बेचने पे उसको क्या होता है? लाभ होता है। कितना? 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक का विक्रय मूल्य 1 है तो 20 पेंसिल का कितना हुआ? 20 रुपये। यानी लाभ कितना हुआ? 20 रुपये। ठीक है, तो साहब क्रय मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। लाभ घटेगा क्योंकि हम उल्टा काम कर रहे हैं। क्रय मूल्य दिया होता, विक्रय मूल्य चाहिए होता तो लाभ जुड़ता, हानि घटती। लेकिन अब लाभ घटेगा, हानि जुड़ेगी। उल्टा कर रहे हैं काम। 100 में से 20 माइनस कर दिया, कितना बचा? अरे साहब 80 रुपये खरीदेगा, 80 रुपये में खरीदेगा, 20 रुपये लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने में? 100 रुपये में।
ठीक है। पूछा क्या था अपने से, सिंपल सी बात पूछी गई थी कि लाभ परसेंट बता दो, तो बता दे लाभ परसेंट। फॉर्मूला याद होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 0 0 गया, 2 से काटा 4 बार, 4 से 100 में भाग दे दिया, कितना आ गया 25%। ये आपका आंसर आ जाएगा 25%, पहला ऑप्शन। तो 128 सवाल और आंसर हुआ पहला ऑप्शन 25%। सवाल नंबर 129, देखिए आयत से संबंधित सवाल है। तो आयत और वर्ग में सवाल जो है उनको अगर हमें कम समय के अंदर जल्दी ख़त्म करना है तो एक ही तरीका होता है ट्रिपलेट, क्योंकि मेंसुरेशन है, शक्तिमिति है, वहाँ पे कोई ट्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा ट्रिक्स वहाँ पे होती नहीं है, बहुत ज़्यादा नए कंसेप्ट वहाँ पे होते नहीं है। साधारण ब्याज, लाभ हानि, परसेंटेज, इनमें तो फिर भी कुछ यूनिक कंसेप्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इनमें तो यूनिक कंसेप्ट है जिनसे हम सवाल ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन आयत और क्षेत्रफल जैसे जो सवाल है, आयत वर्ग के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, जो मेंसुरेशन है पूरी, उसमें ट्रिपलेट ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से सवाल जो है जल्दी ख़त्म होते हैं। और ये वही सवाल था जहाँ ट्रिपलेट आपको अप्लाई करनी थी। क्या है, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण और बड़ी भुजा की लंबाई का योग छोटी भुजा से 3 गुना है, तो दरी की लंबाई बताओ क्या है। देखिए साहब, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 12 वर्ग मीटर। जब क्षेत्रफल बहुत छोटी संख्या हो तो हमें संख्याओं से खेल लेना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि क्षेत्रफल जो होता है आयत का, वो 2 चीज़ों का गुणा होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं गुणा कर सकता हूं 12 से 4 और 3, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिसको गुणा करने पे मुझे 12 मिले, वो क्या संभव है, 4 तिया 12, या मैं कह सकता हूं 6 दूनी 12। लेकिन मैं पहली प्राथमिकता इसको दूंगा, क्यों, क्योंकि इसकी ट्रिपलेट है हमारे पास। ट्रिपलेट होती है 3 4 5, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा 5। यानी आयत के अंदर जो ट्रिपलेट में बड़ी संख्या होती है वो विकर्ण कहलाती है, उसके बाद बड़ी संख्या लंबाई कहलाती है, सबसे छोटी संख्या चौड़ाई कहलाती है। आयत और वर्ग दोनों मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, वहाँ से आप इसकी डिटेल में कंसेप्ट सीख सकते हो कि ट्रिपलेट के माध्यम से सवालों को कितना आसान बनाया जा सकता है। तो विकर्ण 5, लंबाई 4, चौड़ाई कितनी है 3। तो मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि क्या ये ट्रिपलेट सही है। मतलब क्या होगा कि सवाल में 2 कंडीशन देगा, एक कंडीशन से आप अंदाज़ा लगाओगे कि ट्रिपलेट क्या है, और दूसरी से कंफर्म करोगे कि ट्रिपलेट हमने मानी वो सही है कि गलत। तो क्षेत्रफल 12 था, मैंने अंदाज़ा लगाया, 4 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। अब मैं कंफर्म करूँगा कैसे, कि विकर्ण और बड़ी भुजा की लंबाई का योग छोटी भुजा का 3 गुना है। तो है साहब 3 का 3 गुना है, 9 आ रहा है। इसका मतलब हमने माना है वो सही है, यानी आयत का विकर्ण 5 होगा, लंबाई 4 होगी, चौड़ाई 3 होगी। सब चीज़ें हमें पता है, तो अब हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 4 5 के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा। दरी की लंबाई पूछी हमसे, तो दरी की लंबाई कितनी है 4, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4 मीटर। सवाल नंबर 129 आंसर होगा सी ऑप्शन 4 मीटर। क्लियर। चलिए सवाल नंबर 130 घातांक का सवाल है। 243 की घात 0.16, 243 की घात 0.04, इसकी सॉल्यूशन यानी इसको जो गुणा करने पे जो मान हमें प्राप्त होगा वो हमसे पूछा गया था। चलिए पहले तो हम ये चेक करें कि 243 जो है इसको पावर में बदल के देखते हैं। तो 243 हम चेक करेंगे कि इसमें किसका भाग जा रहा है। मैंने देखा कि यार 3 का भाग जा रहा है, तो लगा दिया मैंने। मुझे पता है कि 81 जो होता है वो 3 का वर्ग, 3 की घात 4 होता है, क्योंकि 9 × 9 81, तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 मिलके 4 हो गए, एक ये रही, टोटल 3 की घात कितनी हो गई 5। तो 3 की घात 5 की पावर कितनी 0.16, और 3 की घात 5 की पावर कितनी 0.04। आधार इनके समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो या तो आप पहले ही जोड़ के देख लो कि दोनों के आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। 0.16 0.04 जुड़ के कितना 0.20। अब मैं 243 को लिख दूंगा 3 की घात 5 की पावर 0.20, 20 और 5 गुणा होके 100 और डेसिमल लगा है, इसलिए 3.100। इसका मतलब 3 की घात 1, यानी आंसर क्या हो गया 3। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3। ठीक है, तो सवाल नंबर 130 आंसर होगा बी।
5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है, क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो कितने सेकंड के बाद वो एक साथ बजेगी? तो भाई कुछ भी नहीं करना था, एलसीएम निकालना था। ठीक है, जैसे आप इसका एलसीएम निकालोगे सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 504, यानी कि 6, 7, 8, 9, 12 का लघुत्तम समावर्ती निकालना था एलसीएम, और इसका एलसीएम होगा 504। ठीक है, चलिए 132 में सी ऑप्शन आंसर 504। अब कुछ ज्योमेट्री के सवाल आ गए। सवाल नंबर 132 है, रेखा कोण से संबंधित। क्या सवाल है? देखिए, ये हमें दिया हुआ है सी, डी, ई, ए, बी। ये कोण दिया हुआ था 135, ये कोण दिया हुआ है 130, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी थी एक्स की। ठीक है, इस पैटर्न के सवाल आते हैं हमारे। ठीक है, कभी ये जो एम बनता ना उल्टा, कभी तो इसके अंदर चला जाता है ये, कभी ये बाहर चला जाता है, तो दोनों सेम पैटर्न है। इन सवालों को हम कैसे डील करते हैं? इन सवालों को डील करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप कुछ मत करो, यहाँ से एक समांतर रेखा खींच दो। ये समांतर रेखा हमने खींच दी, यानी ये पूरा कोण है वो 2 भागों में बट गया। हटा दो इसको। ये कोण 135 है, ये कोण कितना होगा? इन दोनों में क्या संबंध है? एक शब्द आता है सह अंतः कोण। अगर आपने पढ़ी होगी रेखा कोण का चैप्टर, अगर आपने क्लियर कर रखा है तो आपको पता होना चाहिए इन 2 कोणों में संबंध होता है सह अंतः कोण, यानी दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में से अगर मैं 135 को माइनस कर दूं तो मुझे इस कोण का मान पता चल जाएगा, ऊपर वाले कोण का, जो यहाँ से ऊपर वाला है ना, ये वाला, इस कोण की वैल्यू पता चल जाएगी। तो घटा दिया मैंने 5 और 7 में से 3 गए 4, ये आ गया कोण कितना? 45 डिग्री। क्लियर? ये कोण पता चलना तो इन दोनों के अंदर भी संबंध सह अंतः कोण का है। ठीक है, अरे भाई 2 समानांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो दोनों समानांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों कोण सह अंतः कोण कहलाते हैं। तो 180 में से 130 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा? 50। 50 और 45 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 95। तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 95। सवाल नंबर 132, आंसर होगा डी ऑप्शन 95। चलिए सवाल नंबर 133। बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरीके के सवाल हमसे रीड में पूछे जाते हैं। तो एक वृत्त हमें दिया हुआ था जिसका केंद्र था O, और एक चक्रीय चतुर्भुज हमें बना के दे दिया गया था। ये A है, सॉरी D, दिस इज A, B एंड C। ये कोण हमें दिया हुआ था 136, यानी कि कोण AOC का मान कितना दिया हुआ था? 136। हमें ये बोला गया था कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो कोण AOC बराबर अगर 136 है, कोण AOC बराबर 136 है, तो कोण ABC का मान क्या होगा? ABC कहाँ है? ये रहा ABC, इसका मान हमसे पूछा था। ठीक है, देखिए साहब, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इन दोनों कोणों में क्या संबंध है। इन दोनों कोणों में संबंध होता है कि केंद्र पे बनने वाला कोण दुगना होता है इसका। 136 का हाफ कर देंगे, 68 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 68। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी कि इस कोण B का और इस कोण D का जो योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के क्या है? सम्मुख कोण है। कोण B हमें ज्ञात करना था, कोण D कितना है? 68। इसका मान कितना हुआ? तो कोण B की वैल्यू चाहिए, 180 में से 68 डिग्री को हम माइनस कर देंगे तो हमें कोण B पता चल जाएगा। बच गए साहब 2, 1, 1, 112 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 112 डिग्री। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सवाल नंबर देखेंगे 134। 134 के अंदर देखिए क्या है? 2 समानांतर रेखाएं हैं AB और CD।
दो समानांतर रेखाएं दी है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी, ठीक है। बीच में एक ट्रायंगल बना हुआ था, ये दिया हुआ है कोण 50, ये दिया हुआ है y, ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 127। पूछा क्या था साहब? x प्लस वाई का मान पूछा था। क्लियर है? देखो इधर 50 और x को ध्यान से देखें आप, एकांतर कोण बना रहे, z बन रहा है, तो x और 50 दोनों बराबर होंगे। इस कोण का जो मान है, इसके एकांतर कोण कौन सा बनेगा? ये पूरा बनेगा। एकांतर कोण हमेशा ध्यान रखना कैसे बनते हैं? तिर्यक रेखा और समानांतर रेखा के मध्य का, इधर भी तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के मध्य का, ये कोण होते हैं एकांतर। समानांतर तिर्यक रेखा के मध्य, समानांतर तिर्यक रेखा के मध्य। अगर मैं इसको तिर्यक रेखा मानता हूँ, ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के मध्य, तो तिर्यक रेखा और समांतर के मध्य यानी पूरा कोण काउंट होगा। तो 127 का मान किसके बराबर हुआ? 50 प्लस y के बराबर हुआ, नहीं हुआ? और 50 ही किसके बराबर है? x के। तो मैंने 50 की जगह x रख दिया, सीधा x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 127। और आप चाहते तो अलग अलग भी मान निकाल सकते थे। कैसे निकालते हैं आप लोग? x का मान पता चल जाता 50 प्लस वाई बराबर 127। 50 को इसमें से घटा देते 127 में से, तो y का मान आ जाता, बाद में दोनों को जोड़ देते। लेकिन हमें पता है कि यार हम पहले तो घटाएंगे बाद में जोड़ेंगे, तो दो बार काम क्यों करें? हमें पता है x और 50 बराबर है, तो ये x प्लस वाई किसके बराबर हुआ? 127 के। तो आपका आंसर आ जाएगा 127, डी ऑप्शन। यानी 134 सवाल में आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आंसर होगा 127। सवाल नंबर 135 बहुत अच्छा सवाल है। आरबीएससी की किताबों में ये सवाल दिया हुआ है, 8th क्लास की बुक में ये सवाल है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो रीट में पूछे जाते हैं वो आरबीएससी की बुक से ही लिए जाते हैं। और आरबीएससी की बुक में भी वो टॉपिक या वो क्वेश्चंस जो हाल ही में ऐड किया गया हो, ठीक है। पिछली बार भी 8th क्लास की बुक से काफ़ी सारे सवाल रीट के अंदर पूछे गए हैं, तो ये भी 8th क्लास की बुक का ही सवाल है कि एबीसी कोई 3 अंकों की संख्या है। यानी कि ABC जो है वो 3 अंकों की क्या है? कोई संख्या है। आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि 3 अंकों की संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं। A सैकड़े का अंक है तो इसको 100 से गुणा करेंगे, B दहाई का अंक है तो इसको 10 से गुणा करेंगे, C इकाई का अंक है तो इसको 1 से गुणा करेंगे। 3 अंकों की संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। हमसे क्या बोला गया कि बताओ ABC प्लस BCA प्लस CAB, ये तीनों की तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो वो निम्न में से किससे विभाजित होगी। देखिए साहब, पहले मैं इसको मानक रूप में लिख दूँ। A को मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू A, B 10 इंटू B, C इंटू 1। अरे भाई ये सैकड़े का अंक है तो 100 से गुणा, ये दहाई का अंक है तो 10 से गुणा, ये इकाई का अंक है तो 1 से गुणा। BCA को भी मानक रूप में लिखो 100B 10C प्लस A, और CAB को भी लिखो 100C 10A प्लस B। अब जोड़ेंगे साहब 110A और 10A प्लस A 111, तो तीनों हमें 111 मिल जाएगी। 111B 111C, मैं कॉमन ले लेता हूँ 111 को, अंदर बच जाएगा A प्लस B प्लस C। 111 के मैं टुकड़े कर देता हूँ 3 गुणा 37, A प्लस B प्लस C, यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो मान है, इनका जो योग है वो किसके बराबर हुआ? इसके बराबर हुआ। तो अब देखो किस किस का भाग जाएगा? 3 का जाएगा, 37 का जाएगा, A प्लस B प्लस C का भी जाएगा, किसका नहीं जाएगा? 9 का। 3 ऑप्शन तो है ना, A प्लस B प्लस C है, 37 भी है, 3 भी है। तो हमें बोला था कि निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगी, तो डी ऑप्शन है 9, उससे विभाजित नहीं होगी। तो 136 में आंसर होगा, 135 में आंसर होगा डी ऑप्शन 9। चलिए सवाल नंबर 136, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए साहब, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 133। योग अगर 133 है तो हम इसका औसत ज्ञात करेंगे। औसत ज्ञात करेंगे। 133 कितनी संख्याएं हैं?
7 है साहब, भाग दो इसका, तो 7 एकम 7, फिर बच गए कितने 6, 7 नाम 63, औसत कितना है 19। ध्यान रखना औसत सदैव मध्य बिंदु होता है, तो हम 3, 4, 5, 6, 7 औसत जो होता है क्रमागत संख्याओं का वो सदैव मध्य बिंदु होता है, यानी कि क्रमागत संख्याओं में औसत सदैव मध्य बिंदु होता है, बीच वाला मान होता है। औसत कितना है 19, चिपका दो बीच में, ये चिपका दिया। 19 के बाद विषम, विषम है ना सारी, विषम कितनी है 21, के बाद विषम 23, के बाद विषम कितनी 25, के पहले विषम कितनी है 17, के पहले विषम कितनी है 15, के पहले विषम कितनी है 13। अब उसकी मर्जी आए जो पूछ ले, हमारे पास 7 की 7 संख्याएं आ गई 13 से लेके 25 तक। क्या पूछा था हमसे, छोटी विषम संख्या, तो छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी 13। वो कहता साहब बड़ी विषम संख्या तो क्या हो जाती 25। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है क्रमागत संख्याओं को सोल्व करने का। हमें वो काम नहीं करना कि हम x मान के सवालों को डील करने लग जाते हैं कि x + 2, x + 4, x फिर जोड़ोगे बराबर करोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 136 का डी ऑप्शन, सवाल डी ऑप्शन 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 137, यदि एक मोबाइल फ़ोन P रुपये की दर से बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। यानी एक मोबाइल फ़ोन को अगर हम P की दर से बेचें तो लाभ कितना हो रहा है 12 का, और Q की दर से बेचें तो हानि कितनी होती है 4 का। 12 का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 112, 4 की हानि है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 96, 16 से ये कट जाएगा 7:6। लेकिन ये अनुपात किसका आया P और Q का, हमसे किसका पूछा था Q/P का, तो पलट दें 6:7। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, और बी ऑप्शन जो है वो हमने करेक्ट करवाया था 7:5, और सी ऑप्शन के अंदर करेक्शन करवाया था 6:7। तो सी ऑप्शन आंसर होगा 6:7। क्लियर। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। आंतरिक कोणों का योग, अंतः कोणों के योग का सूत्र होता है n-2 180। ये योग का सूत्र होता है जो बराबर किसके दिया हुआ है 1440 के। 180 का हम उधर भाग दे देंगे क्योंकि गुणा में है 1440/180। जब आप इसको हल करोगे आपको मान मिलेगा 8, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, n का मान कितना हुआ 10, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी 10। तो 138 में सी ऑप्शन आंसर होगा 10। 139 139, 20 संख्याओं का औसत 12 है, 12 संख्याओं का औसत 11 है, 7 का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। देखो भैया संख्या कितनी है 20, हमें पहली 12 का औसत दिया हुआ है और अगली 7 का भी दिया हुआ है। 12 + 7 कितनी होती है 19, एक संख्या छोड़ दी ना, टोटल 20 है, 12 और 7 का दे दिया 19, तो एक संख्या छोड़ दी, इसका मतलब 20 में से 19 को घटा दे तो वो अंतिम संख्या मिल जाएगी। तो पहले आप इन 20 संख्याओं का योग याद करेंगे, औसत इंटू संख्या। औसत कितना है 12, संख्या कितनी है 20, 12 दूनी 24, 240। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तो योग निकालें, 12 × 11 100। अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है तो अगली 7 का भी योग निकाल लें, औसत इंटू संख्या, 7 × 10 70। कुछ नहीं करना, 12 और 7 कितना होता है 19, तो इसको जोड़ दो, 20 में से घटा दो, तो इसको जोड़ा मैंने तो मुझे मिलेगा 202। ठीक है, घटा दिए साहब, अंतिम संख्या प्राप्त हो जाएगी 240 - 202, आपका आंसर आ जाएगा 38। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 139 में, बी ऑप्शन 38। क्लियर। सवाल नंबर 140, बहुत अच्छा सवाल है, एचएम भर्ती के अंदर पूछा हुआ है पहले भी, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 24 रुपये है तो अज्ञात बारंबारता f क्या होगी। देखो बीच में से एक बारंबारता गायब कर रखी है और बहुलक आपको पहले से दे रखा है, तो कैसे हल करेंगे इस सवाल को समझेंगे। जीरो से 10 कितना है 14, 10 से 20 23, 20 से 30
27, 30 से 40, F 40 से 50, 15, और इसका बहुलक हमें कितना दिया हुआ है 24 रुपये। बहुलक जब वर्ग अंतराल दिया है तो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल ज्ञात करते हैं, बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल ये हम ज्ञात करते हैं। बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी उसकी संगत वर्ग अंतराल कहलाएगा बहुलक वर्ग अंतराल। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है 27 की, इसके संगत अंतराल क्या है 20 से 30, ये कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग अंतराल। इसके बाद आप फॉर्मूला काम में लोगे, बहुलक बराबर क्या L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। बहुलक कितना दिया हुआ है 24। L का मतलब निम्न सीमा, अंतराल की निम्न सीमा कितनी है 20। देखिए वर्ग अंतराल के सामने जो बारंबारता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे F1 से, पहले अंतराल की F0, बाद वाले की F2। तो F1 कितना हुआ 27, F0 कितना हुआ 23, 2 इंटू F1 27, 23, F2 कितनी हुई F2 तो हमें पता नहीं है, H गैप कितने का है 10 का। सबसे पहले इस 24 को इधर आके माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा 4, और इस 10 का इधर भाग लगा दो, ठीक है। 27 में से 23 गए तो कितना बचेगा 4, 27 दूनी कितना होता है 54, माइनस 23 और माइनस F, 4 से 4 तो कट ही जाएगा, ये नीचे नीचे का जो मान है वो इसके बराबर हो जाएगा। 54 में से 23 गया तो कितना बचा, ये बचेगा आपका 31, माइनस F बराबर कितना हुआ 10, ठीक है। F को उधर ले जाओ, 10 को इधर ले आओ, कितना बच जाएगा 21, तो F का मान कितना हो जाएगा 21। तो आपका आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन 21, ठीक है। सवाल नंबर 140 पहला ऑप्शन आंसर होगा 21। इसके बाद में कुछ शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए थे। लेवल 1 और लेवल 2 में कॉमन क्वेश्चंस हमने डाले थे शिक्षण विधियों के। देखिए 141 NCF 2005 बल देता है रटने पर, गलत बात है। करके सीखने पर, सही बात है। सूत्र याद करने पर और सवाल हल करने पर, तो 3 ऑप्शन है जो नेगेटिव है। जब भी आप शिक्षण विधियों के सवालों से डील करते हो तो एक पॉइंट ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव वो गलत ही रहेगा हमेशा। तो 3 नेगेटिव थे और एक जो है पॉजिटिव था। और वैसे भी करके सीखने पर मनोविज्ञान ये कहती है कि शिक्षा जो है, शिक्षण जो सूत्र है वो इस पर ही आधारित होनी चाहिए, करके सीखने पर। तो आपका 141 में बी ऑप्शन आंसर होगा, करके सीखने पर। चलिए सवाल नंबर 142 गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, अव्यय दोनों, इनमें से कोई नहीं। बड़ा आसान सवाल है, आप आंसर इजीली दे सकते हो। वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों ही होते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ भी होनी चाहिए और सार्वभौमिक भी होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब कि एक ही उत्तर निकलना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वो परीक्षण जिनमें बार बार अंकन किए जाने पर भी एक ही परिणाम प्राप्त होता है वो वस्तुनिष्ठ कहलाते हैं। तो गणित के जो नियम है वो वस्तुनिष्ठ होने चाहिए और सार्वभौमिक होनी चाहिए, मतलब वो हर जगह सत्य होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 + 2 = 4, भारत में तो 4 आ रहा है, अमेरिका में 5 आ रहा है, इटली में जाओगे तो 6 आएगा, ऐसा नहीं होगा। धरती पे गिनोगे 2 + 2 तो भी 4 होगा, टावर पे चढ़ के गिनोगे तो भी 4 ही होगा। तो वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक का यही मतलब होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि बार बार अगर हम जोड़ें 2 + 2 को तो हर बार हमें आंसर 4 ही मिलेगा। सार्वभौमिक का मतलब होगा कि कहीं भी चले जाएं, किसी जंगल में जाके भी गिनेंगे 2 + 2 को तो भी हमें क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, अव्यय दोनों। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 10 या 12 ऐसी परिभाषाएं हैं गणित में, वो ही रिपीट होती है हर बार, ठीक है। तो बेंजामिन पेरिक ने कहा था, डी ऑप्शन आंसर होगा 143 का, बेंजामिन पेरिक। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? जानना,
देखना, रेखांकित करना, सुनना। तो जानना, देखना, सुनना कार्यसूचक क्रिया नहीं होती है। कार्यसूचक क्रियाएं फिक्स होती है, उनकी एक लिस्ट है, वो ही कार्यसूचक क्रियाएं होती है। तो उनमें एक होती है रेखांकित करना। ठीक है, कार्यसूचक क्रिया से संबंधित सवाल पिछली रीड भर्ती में लेवल 2 साइंस के अंदर पूछा गया था। तो कार्यसूचक क्रिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गणित की शिक्षण विधियों का। तो इसमें सी आंसर होगा रेखांकित करना। सवाल नंबर 145, किसी गणितज्ञ की कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? ये सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित है। यानी क्या होता है कि गणित के जो मूल्य हैं, गणित की जितनी भी परिभाषाएं हैं, वो भी अलग अलग मूल्यों पर निर्भर करती है, यानी अलग अलग मूल्यों को डिफाइन करती है, अलग अलग मूल्यों को परिभाषित करती है। तो किसी गणितज्ञ कार्यों की प्रशंसा करना ये सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आंसर होगा 145 में सौंदर्यात्मक मूल्य। 146, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, यथार्थता, संक्षिप्तता, तीनों बातें उसमें होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन आंसर होगा उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 147, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। तो सबसे पहले जो शाखा विकसित हुई थी वो अंगणित हुई थी, उसके बाद में सारी शाखाएं विकसित हुई। तो 147 ए ऑप्शन आंसर होगा अंगणित। गणित का सामुदायिक महत्व है, सिंपल सी बात है, नैतिक दृष्टि से भी होगा, सामाजिक दृष्टि से भी होगा, सांस्कृतिक से भी होगा, डी ऑप्शन आंसर होगा उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 149, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? जीन पियाजे का है। डी ऑप्शन आंसर होगा जीन पियाजे, क्योंकि तो डी ऑप्शन आंसर होगा जीन पियाजे। सवाल नंबर 150, गणित की भाषा का अंग है, ये रीट की भर्ती में पहले से पूछा हुआ है। संकेत, संख्या, चर, सूत्र, उपयुक्त सभी। तो आपका आखिरी सवाल था 150, जिसका आंसर था डी ऑप्शन। तीनों ही गणित की भाषा के अंग है। गणित की भाषा में संकेत भी काम आते हैं, संख्या, चर, वेरिएबल्स जो है XYZ चर, वो भी काम आती है, और सूत्र भी काम आते हैं। तो डी ऑप्शन आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो ये सवाल थे लेवल 1 के, जो रीड की आज हमने टेस्ट सीरीज़ रखी थी उसमें पूछे गए थे। रीड की टेस्ट सीरीज़ जो है इस तरह से तैयार की जा रही है, डिज़ाइन पेपर इस तरह से किया गया है कि रीड के लेवल को हम जो है मेंटेन करके चले। ना तो हमने कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस डाले हैं, ना ही कोई ज़्यादा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डाले हैं। लेवल वही रखा गया है जो रीड का लेवल है। तो मान के चलिए कि काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है आपको रीड के पेपर में देखने को मिले। तो इन टेस्ट सीरीज़ को आप लोग थोड़ा सीरियस लें और पूरी तैयारी करके आएँ। पूरी तैयारी के साथ आप इनको देखें पेपर को, और जो भी वीडियो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको आप अच्छे से देखें। और उम्मीद करूंगा कि काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से भी सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट के वीडियोस हम यहाँ अपलोड करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, आपको उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।